Hello and welcome to the podcast by Literature Times. Today we are joined by Miss Muskan for her latest release on Kalyug on My Curls. And she's an emerging poet from Bardhaman, West Bengal. Let's welcome her. Hi, ma'am. Thank you. Thank you so much. So, ma'am, how are you feeling? Quite excited. Quite excited. Yes. Okay. So, starting off, what is the inspiration behind the title of the book, Kalyug on My Curls? The name Kalyuga on My Curls was something that I came across as a very intuitive topic. क्योंकि मुझे ऐसा लगा ना कि कलयुग एक ऐसा टॉपिक है हमारे देश में जहाँ पे जब भी हम लोग सोचते हैं कि अरे कुछ गलत हो रहा है तो वी सडनली ब्लेम द इंटायर थिंग ऑन कलयुग कि जो भी गलत हो रहा है कलयुग की गलती है एंड इट इज काइंड ऑफ अ मिसअंडरस्टैंडिंग फॉर द इंटायर जनरेशन. इट्स लाइक कि हम लोग सारा ब्लेम उस पर डालने का कोशिश कर रहे हैं अदर देन द फैक्ट कि हम लोग अपनी चीज़ों को खुद से एक्सेप्ट नहीं कर रहे. द थिंग्स दैट आर हैपनिंग टुडे. So Kalyuga on My Curls is a social and political satire, and it explores the beauty of Kalyuga, the beauty of everything that surrounds us, and कैसे अगर हम लोग सही चीज़ देखना स्टार्ट कर दें तो ये युग उतना बुरा नहीं लगेगा. Absolutely, ma'am. And ma'am, what is the inspiration behind your book? The inspiration behind my book is the modern society, war, politics, relationships, the politics within the relationships, and how the society is always at us trying to give us a way, pave a way for us without us even asking for it. So yes, that was the main inspiration. क्या कलयुग सच में एक डार्क एज है या इट्स जस्ट एक्सक्यूज बाय द पीपल? इस टॉपिक को आप डिस्क्राइब करते हैं अपने बुक पे. सो हाउ डिड यू गेट द थॉट कि ये थॉट आपको आया कैसे? ये थॉट ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं क्लास 9th या 10th में थी. आई गेस 9th में थी जब द फर्स्ट टाइम आई सॉ द महाभारत था 2013 वाला जो मतलब अडेप्टेशन था ऑफ द महाकाव्य. एंड मैंने चीज़ें देखी बहुत मज़ा आया द स्टोरी एंड एवरीथिंग. बट यू वुड रिमेंबर कि देयर वाज दिस टाइम जब कोविड में सारे टेलीविजन के डायरेक्शंस एंड एवरीथिंग सब बंद हो चुके थे शूटिंग. सो दे वर रीप्लेइंग द ओल्ड स्टोरीज एंड मूवीज. या तो जब पहली बार महाभारत देखा इट वाज लाइक जस्ट वॉचिंग इट. बट द सेकेंड टाइम आई सॉ ना तो मुझे लगा कि ओके कलयुग में जो भी हम बुरी चीजें कहते हैं जैसे कि आप किसी दोस्त पे ट्रस्ट नहीं कर सकते या ये होता है या लोग बेईमान हो चुके हैं, दे हैव टर्न ग्रीडी एंड एवरीथिंग. तो ये सब ऐसे एट्रीब्यूट्स दैट वी एसोसिएट विद कलयुग. बट व्हाट आई रियली सॉ इज वहाँ उस वक्त भी हुआ है, उस वक्त और भी बुरी चीजें हुई हैं. To be honest, if I'm putting this in the right way. तो आई जस्ट आस्क मम्मा कि मम्मी ऐसा क्यों पूछते हैं हम लोग कि कलयुग बुरा है, जबकि अब देखो ना सतयुग में ये हुआ है, द्वापर युग में वो हुआ है, त्रेता युग में ये हुआ है. तो आई जस्ट थॉट कि नहीं, आई नीड it felt like a responsibility on my part as a writer कि I should be exploring this space. Okay. Yes. And ma'am, according to you, is it an excuse? Huh? Is it an excuse? कलयुग, yeah, it is an excuse. I think हमारे पास choice है. Today's generation or today's era, as I put it, is I think one of the most wonderful eras of all time. अगर हम लोग और थोड़ा बैकडेटेड जाए तो वहाँ पे लाइक पॉलीगेमी हो रही थी, सती प्रथा चल रहा था, एंड ऐसा अब नहीं हो रहा है, राइट? बट चीज़ें हो रही है. जैसे देयर इज दिस पोएम इन माय बुक दैट नॉट ऑल ऑफ अस लिव इन द सेम 21st century. So that poem is inspired from the idea कि how we all are living in 21st century, but हम सबकी लाइफ एक नहीं है. कुछ लोग हैं जो आज भी शायद प्री हिस्टोरिक एरा में जी रहे हैं. Absolutely. कुछ लोग हैं जो ऑलरेडी एआई के साथ जी रहे हैं. कुछ लोग हैं जिनके बच्चे शायद चाइल्ड मैरिज से दे आर सफरिंग फ्रॉम दैट. सो ऑल्दो हम सब 21st century में जीते हैं, बट वी आर नॉट चूजिंग द सेम लाइफ्स फॉर अस, और परहैप्स द पॉलिटिकल गवर्नमेंट और वट एवर हैज बीन प्रोवाइडेड टू अस, ये चीज़ें हमारे लाइफ को, हमारी जिंदगी को मॉड्यूलेट कर रही है. इट इज गिविंग द शेप वी आर लिविंग राइट नाउ. तो यस, इट इज एन एक्सक्यूज एंड आई थिंक हमारे हाथ में है कि हम कलयुग में कैसा जीना चाहते हैं. डू वी चूज टू बी ग्रेडी? डू आई चूज कि मैं अपने दोस्त के साथ ऑनेस्टली रहूंगी, और डू आई चूज कि नहीं, जब भी मौका मिलेगा आई विल बैकस्टैब हिम? तो इट्स कंप्लीटली माय चॉइस. कलयुग इज नॉट एन एक्सक्यूज, नॉट एट ऑल. Yes.
social and political satire आपके poetry का एक हिस्सा है. So how did it inspire, shape your poetry? How did it shape my poetry? It's like कि the everyday things that I see मेरे आसपास, तो उस चीज़ों से कुछ एक ना कुछ ख्याल आता है. So most of my poetry or even when I write non-fiction ना, तो ऐसा होता है कि when I'm writing, it's either my personal experience or a third party observation. Like I've observed something. जैसे कि there is this idea that I recently went somewhere and said कि हमें कोई कभी कुछ advice देने आता है. And advices are something जो हमें लगना चाहिए कि हमारे लिए अच्छा है. पर अगर वो एडवाइस इतनी ही अच्छी है तो हमें सुन के अच्छा क्यों नहीं लग रहा? करेक्ट. इट्स लाइक कि आप एक रोमांटिक मूवी देख रहे हो एंड यू आर सपोज टू फील गुड. आप एक हॉरर मूवी देख रहे हो एंड यू आर सपोज टू फील टेरिफाइड. बट व्हाट हैपेंस व्हेन यू वॉच अ रोमांटिक मूवी एंड यू फील टेरिफाइड? तो ये है सोशल सटायर. इट इज लाइक कि आपको समाज बोल रहा है कि ये करो वो करो, हम आपका अच्छा चाहते हैं, पर आप अच्छा जो चाहते हो मुझे सुन के अच्छा नहीं लग रहा. एंड दैट इज वेयर द सटायर, दैट इज वेयर द कटाक्ष comes from. मेरे फूफा ने कहा था कि मुस्कान क्या लिख रही हो, ये क्या है, मतलब कुछ सुनाओ जो तुम लिख रही हो. तो मैंने एक थोड़ा रोमांटिक एंगल से कुछ सुनाया था उनको कि जोड़ियां रब बनाता है, जोड़ा समाज. समाज यानी कि समाज के ठेकेदार, धर्म शर्म जात पात ऊंच नीच. तो ही वाज लाइक कि ओके दिस इज व्हाट यू आर राइटिंग एंड दिस इज कटाक्ष. हमारे यहाँ पे इसे कटाक्ष कहते हैं. So yes. And what was his reaction to that? He loved it. He loved it and he said never change your poetic voice because this is not something you have learned from somewhere. He said कि this is something जो तुम्हारा naturally आया है. कुछ लोग fluent होते हैं describing how the birds are chirping. कुछ लोग fluent होते हैं describing how the world is revolving around us and उससे जो ideas आते हैं. जैसे जो बहुत बड़े बड़े writers and ये रहे हैं, जॉन कीट्स को ले लीजिए या जेन ऑस्टिन को ले लीजिए. दे सॉ द वर्ल्ड अराउंड देम, दे ऑब्जर्व समथिंग और सबका अपना अपना एक पोएटिक वॉइस था. नॉट एवरीबडी वाज अ पोएट बट सबका अपना एक वॉइस था. सो ही एनकरेज द थिंग कि आई वाज राइटिंग बोल्ड, आई वाज राइटिंग स्ट्रॉन्ग एंड ही एनकरेज मी कि तुम ऐसे ही स्ट्रॉन्ग लिखना. सो दैट वाज वेरी ब्यूटीफुल फॉर मी. दैट्स अमेजिंग. आपके बुक का वुमेन सेक्शन काफी बोल्ड है. सो इसके थ्रू आप ऑडियंस को क्या कहना चाहती थी? मैं ये कहना चाहती थी कि हमारा हमेशा से एक आइडिया रहा है कि वुमेन आर इनकम्प्लीट, दे नीड समवन. तो आई एम नॉट सेइंग कि वी डोंट नीड समवन, बट दैट इज नॉट बिकॉज आई फील वी आर इनकम्प्लीट. इट्स लाइक अगर आप देखोगे तो मेरी बुक का वो जो सेक्शन स्टार्ट होता है इट बिगिंस विद वो एंड देन ब्रैकेट में मेन लिखा हुआ है. तो आई हैव tried to subvert this idea कि we are not incomplete, they are a part of us. So हम जैसे अचानक अक्सर ऐसा होता है कि I'll give you a straight out example. जैसे मेरे एक सर हैं and he appreciates me a lot. He appreciates me like he is very proud कि मैं उनकी student रह चुकी हूँ. He just texted me a few months back कि I'm very proud of that. And then he said me कि मुस्कान you are beauty with brains. And I was very happy. But still at the end of the day I feel कि सर आप बोल रहे हो कि I'm beauty with brains and does it mean कि बाकी की लड़कियां beauty with brains नहीं है? मतलब they don't have brains. So do you mean that? And अगर हर किसी में brains है, so how is it a compliment? It's a very generic thing. Everybody is beauty with brains, so it doesn't have to be an appreciation. तो मेरे बुक का मैं कुछ आपको पढ़ के ये सुनाना चाहूंगी वहां पे कि I just wrote कि so this poem comes in curse or glory. So it begins with कि being beautiful is a curse, especially when you are full on your purse. None that you did is a credit. You are not the blacksmith of your time's adverse. And it ends with so you fight, like I'm telling that women fight as if the Iron Throne is not already your birthright. To be honored as beauty with brains is a reminder that all other women are lowly. Your pride in that compliment is a sign that women are still unaware of their true glory. So that is what I wanted to project from that section कि no, we are not incomplete and we are definitely not in need of someone support क्योंकि हम ये कर नहीं सकते, हम नहीं कर रहे. कुछ चीजें होती है कि वो आप कर रहे हो ये हम करें. That is how the society works. That is how it
remains balanced, but इसका मतलब ये नहीं कि I can't. I'm just choosing not to do it. Absolutely, ma'am. And ma'am, like feminism have very different meanings in different areas. So according to you, what actually feminism is? Actually, feminism is अच्छा. Okay. The thing is ना कि I have been a literature student and हमारा literature में जब हम लोग first year में थे तो there was this timeline कि there's literature को आप अलग अलग sections में divide कर सकते हो according to a timeline, according to its words. And I would say कि feminism has changed in every era. हमेशा एक जैसा नहीं था. Sometime it was about कि मुझे बस ये right चाहिए कि मैं कुछ लिख रही हूँ और वो बस मेरे नाम से publish होना चाहिए. So women have fought for that basic thing. So over the time it has changed. And right now I think कि हमें मतलब we don't need to fight against men. They are not against us. Programming है एक society की. They have been programmed. जैसे बच्चे से अगर आपको कोई बता रहा है कि ये सही और वो गलत है तो आप वही मानोगे ना. So that is where women का section is a part of social satire as well. कि जहाँ हम telling कि sensible men are sensitive enough. Yeah. So I'm trying to tell them कि हाँ मतलब it's just not that projection of men that you see कि जो बस एकदम गबरू जवान बन के आता है and he's protecting every girl around him. That is not actually just the part of men and patriarchy and जो भी हम लोग heroism follow करते हैं. So when it comes to feminism, for me, it's like just having equal rights, just having it equally, and not बस बोल के नहीं कि हाँ मैं बस में मैं चढ़ी हूँ तो मैं बैठूंगी. I'll consider कि maybe he needs to sit. I'll be the chivalrous person this time, and I need to be this person because from a very tender age, I'll say कि my mother has never shown me a world जहाँ पे I was weak or I need to explore the parts कि हाँ I can play that card. I'm a girl. I can play that card and I can get a seat. And say she didn't teach me that. She was like, if you're capable enough and if you can prove that, if you can showcase that, no, you don't need anything. You don't need any card. So that is how I have grown up, and that is how I want people to know that feminism is not something just about going against men every time you get an opportunity. It's just like stand for yourself. You need this. I'm doing this. I should not be unfairly treated. I don't want unfair advantages, but I don't also want to be eliminated for unfair logics that are just not logical. That's Yes. not logical. इमेजरी और सोशल इश्यूज को आप पोएट्री में कैसे बैलेंस करती है? अच्छा, इमेजरी मुझे लगता है कि एक बहुत ही अच्छा तरीका है टू कनेक्ट विद द ऑडियंसेस. लाइक हम हमेशा ऐसा कुछ नहीं लिख सकते कि वो ऑडियंस को एक बार में समझ में आ जाए. तो एज अ राइटर आई वॉन्ट माई पीपल और आई वॉन्ट माई रीडर्स टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल देम. तो जैसा होता है ना कि एक बार एक बहुत छोटी सी लाइन लिखी थी कि ईमानदारी सबको चाहिए, ईमानदारी सबको चाहिए, पर क्या ईमानदारी सबको हजम होती है? गहरे पानी में डूबो तो मोती मिलेगा, क्या ये कहावत हमेशा सच होती है? तो यहाँ पे एक what I'm doing ना, मैं एक पैरेलल क्रिएट कर रही हूँ जहाँ से वो लोग उस चीज को समझ सके कि ईमानदारी को हम कनेक्टिंग विद मोती, एंड आपको मिल भी जाए या आप उतना गहराई में डूब भी लो तो भी क्या वो चीज हम लोग अक्सर संभाल पाते हैं. मॉडर्न सोसाइटी में या मॉडर्न रिलेशनशिप्स में क्या होता है ना, जो कि मेरे बुक का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, लव, लॉन्गिंग एंड बिलोंगिंग, बिकॉज आई थॉट के सोशल सटायर जब एक पोएट्री कलेक्शन है तो यू जस्ट कांट एलिमिनेट रिलेशनशिप्स फ्रॉम देम. इट्स अ पार्ट. रिलेशनशिप्स के बिना द वर्ल्ड इज नॉट वर्किंग. ठीक है, तो रिलेशनशिप को अगर आप सोचो कि कोई मोती है या आप ईमानदारी को सोचो एक मोती है, और हम लोग सब कोई चाहते कि हमारा पार्टनर हो या हमारे जो भी फैमिली मेंबर्स हो हमारे साथ बहुत अच्छा रहे, बट हम लोग कभी उन्हें रेसिप्रोकेट नहीं कर पाते हैं. तो वही उसका सारांश था कि ईमानदारी सबको चाहिए पर क्या वो हजम होती है. एक और जैसे मैंने एक बहुत स्ट्रांगली लिखा था जो इस बुक का हिस्सा है, वो है वेयर इज द होम ऑफ द होमलेस. एक क्वेश्चन था, एंड वो एक्चुअली मैंने फर्स्ट हिंदी में बस वो सोचा था, वो थॉट कि बेघर का घर कहाँ है, बेशर्म का शर्म कहाँ है. और ये थॉट कहाँ से आया, वो भी मेरे लिए एक क्या कहते हैं फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस था. तो आई वाज पासिंग बर्धमान के रेलवे स्टेशन से हम लोग निकल के घर जा रहे थे, एक कॉर्नर आता है, एक यूजुअल सा कॉर्नर है,
हमेशा तो वहां से गुजरते हैं, हमेशा एक ही सीन देखते हैं, लेकिन तब उस दिन वो बहुत ज्यादा ही स्ट्राइक कर गया मुझे. व्हाट आई सॉ वाज कि देयर वाज अ ग्रुप ऑफ फैमिलीज, वो खाना बना रहे थे खुली आसमान के नीचे, जो सुनने में बहुत अच्छा लगे बट देख के इट्स वेरी पैथेटिक, इट्स वेरी पिटीफुल. तो वो लोग खुले आसमान के नीचे खाना बना रहे हैं, ब्रिज के नीचे बच्चे दौड़ रहे हैं, वहीं पे वहाँ का उनका बेडिंग बना हुआ है. एंड उनको देख के लगा कि ये लोग कभी भी सही चीजों के लिए आवाज नहीं उठाते, हमेशा एक दूसरे से झगड़ रहे होते, तुमने मेरा क्यों लिया. बट वो कभी ये नहीं सोचते कि क्या मैं डिजर्व करता हूँ ऐसे जीना, क्या हम डिजर्व करते हैं, नहीं करते हैं. तो इसीलिए आई वाज लाइक कि बेघर का घर कहाँ है, बेशर्म का शर्म कहाँ है. जो उन्हें प्रोवाइड करे, जिन्हें अपना नाम हिस्ट्री के सुनहरे पन्नों में चाहिए, वो लोग भी ले कि हमने ये किया, हमने वो किया. पर आप एक बार ग्राउंड रियलिटी देखो तो आपको लगेगा कि आपने कुछ नहीं किया. तो इमेजरी बहुत मायने रखती है, बहुत क्लैरिटी आ जाती है जब आप इमेजरी यूज करते हो. एक और एग्जाम्पल दूंगी, किताब का ही है, कि किताब का जो पहला पोएम है, इट्स अबाउट परफेक्शन इज अ मिथ, एंड इट सेज इट कंपेयर्स परफेक्शन इन द गार्डन ऑफ ट्रूथ. कि गार्डन ऑफ ट्रूथ में अलग अलग फ्लावर्स हैं, डिपेंड करता है आप कौन सा प्लक इन कर रहे हो, एंड दैट्स हाउ यू गेट परफेक्शन. तो अगर कोई परफेक्ट है, यानी कि दे माइट और माइट नॉट हैव एन अल्टीरियर मोटिव. सो इट्स नॉट अ मिथ एक्चुअली. हम लोग सोचते हैं कि perfection is a myth, nobody can be perfect, or people can be perfect sometimes for the good reason. Yeah. When they are like कि नहीं हमको कुछ हासिल करना है, हमको लाइफ में ये अचीव करना है, और it's sometimes for the good reason, sometimes it's not for so good reason. So perfection is not a myth. तो ऐसे ही कुछ stereotypes है. Stereotypes हमेशा वो नहीं होते ना जो मतलब समाज में हो रहा है, कुछ हमारे अंदर की ही सोच होती है जो stereotypical होता है. और हम लोग को लगता है स्टीरियोटाइप इज अ वर्ड जो कि बहुत ही नेगेटिव, बहुत ही कोई अपने लिए सुनना नहीं चाहेगा कि आई एम अ स्टीरियोटाइप. बट समवेयर somehow we all are stereotypical in something. We all are judging, no matter how far we say कि no, we are not judging. तो yeah, what imagery does ना कि उसको पॉइंट सेंटर कर देता है, जैसे थॉर के हैमर की तरह. वो सारा पावर उसका उस हैमर में रहता है, उसे लगता है कि मेरे पास पावर नहीं, हैमर पे था, बट पावर एक्चुअली उसमें था, it was just centralized कर देता. So that is what imagery is, centralizing the entire thing. Yes. और मैम क्या आपको लगता है आजकल के रिलेशनशिप्स, एज यू सेड, आजकल के रिलेशनशिप्स काफी कॉम्प्लिकेटेड हो गई हैं, और अगर यस तो क्यों? Complicated, yeah. Being a part of one such mind as well, yeah, I know. Relationships complicated हो गई हैं क्योंकि रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन गायब हो गया है. लोग अज्यूम करते हैं चीजें, सब कोई कुछ ना कुछ अज्यूम करके बैठा है, उसने मेरे बारे में ये कहा होगा. एंड लेट्स से कि रिलेशनशिप्स को आई वोंट जस्ट फिक्सेट ऑन द आइडिया जस्ट कपल या पार्टनर्स, एवरी काइंड ऑफ रिलेशनशिप लोग कम्युनिकेट नहीं करते. लोग ये नहीं बताते कि उन्होंने क्या सोचा, उन्होंने क्या किया होगा, उन्हें क्या करने का मन होगा. हम बस अज्यूम करते हुए चले जाते. और वी ओवरथिंक अ लॉट. वी ओवरथिंक अ लॉट. मुझे आजकल काफी लोग बोलते हैं कि यार डिटैच हो जाते हैं, मतलब दिस इज द अल्टीमेट सोल्यूशन टू एवरीथिंग. एंड आई एम लाइक, इफ यू आर अ ह्यूमन, हाउ कैन यू बी डिटैच्ड विद अदर ह्यूमन? Yes, if you're a human, like वो कोर है, इमोशन होना, इमोशनल होना, अटैचमेंट होना. You live in a materialistic world and say कि नहीं मैं materialistic नहीं हूँ, I'm a saint. ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता. You are in a materialistic world and things would happen. Yeah. वैसे ही होंगे. तो relationships, yes, complicated हो गए because we are just assuming things. अगर हम बात करने लगे, हम नाराज हो जाते हैं, आप स्पेस लो, बट स्पेस होते होते वो मतलब लीप ईयर का स्पेस बन जाता है. People just are rushing away from each other instead of trying to hold on to each other. Yes, so yes. मैम वॉर एंड सोशल जस्टिस भी जो टॉपिक्स है वो आपकी पोएट्री में आते हैं, क्या Yes. आप पर्सनली उनसे कनेक्टेड फील करती हैं? बहुत. इसका एक इंसिडेंट बताऊंगी मैं आपको कि ऑब्वियसली जब मैं बुक का कलेक्शन बना रही थी तो ऐसा नहीं है कि मैंने सोचा होगा कि ये पोएम उसमें जाएगा, ये पोएम उसमें जाना चाहिए. द नेम कलयुगा ऑन माय कर्स वाज अ टाइटल आई हैड थॉट लॉन्ग अगो कि मुझको एक ऐसे किसी प्रोजेक्ट पे काम करना है, दैट इज अ पोएट्री कलेक्शन एंड आई वुड लाइक टू कीप इट सटायर. बट क्या होता है ना कि ओवर द टाइम पीरियड, आई गेस 3-4 साल का ऐसा टाइम लैप्स रहा होगा जब मैंने अलग अलग पोएम्स लिखे हैं, एंड देन इट गॉट कंपाइल्ड टुगेदर.
वॉर का ऐसा था कि आई वॉज डूइंग समथिंग सेकेंड थर्ड ईयर या मास्टर्स कर रही थी मैं शायद, इट्स दैट टाइम जब यूक्रेन वॉर हुआ था. Okay. एंड देयर वाज दिस न्यूज़पेपर टेलीग्राफ में एक जस्ट एक पेज आया था जहाँ पे देयर वाज दिस पिक्चर ऑफ अ स्कूल, ब्रोकन स्कूल, कंप्लीटली बॉम्ब्ड आउट, एंड वो पूरा फट चुका था. मुझको उससे कुछ खास इंटरेस्ट था नहीं. आई जस्ट सॉ कि ओ गॉड, वो स्कूल खत्म हो गया, बच्चे अब वहां कभी नहीं जाएंगे. उस स्कूल में जितनी मेमोरीज थी, मैं सोच भी नहीं सकती मेरा स्कूल कभी ऐसा कभी मतलब मेरा स्कूल ही ना रहे किसी दिन, जहाँ पे मैंने अपने लाइफ के इतने गोल्डन टाइम स्पेंड किए हैं. मेरे फ्रेंड्स, मेरे टीचर्स, सारी सारी मेमोरीज है वहां पे. दोज मेमोरीज मेक अ प्लेस ना. तो वो जब बॉम्ब हो गया एंड वो पिक्चर थी, आई वाज लाइक कि अब ये स्कूल नहीं रहा, अब वो यादें नहीं रही. तो दैट वाज अ वेरी, मुझको बहुत खराब लगा था. तो उस टाइम मैंने कुछ लिखा था कि destroyed buildings don't terrify me. What terrifies me is the lost identity. And उस पोएम का कुछ एक हिस्सा जाते जाते आई ऑल्सो राइट कि एंड देन दे से कि ये प्रॉमिस्ड लैंड किसका है. आई जस्ट ओपन इट. मैं आपको वो लाइन बस सुनाना चाहूंगी ताकि, हाँ. So it says कि what would war be of any good for? One will win, one will lose, but the destroyed land will be our foes. Tomorrow will be better, they tell me. I look back in time when I thought, but when I stand now on that tomorrow, there's nothing left except the idea कि will I too live up to that day? Or will I too be blasted? तो ये जो डर, ये जो एक अलग सा ही कुछ सोचा मैंने कि पहले तो खराब लगा, उसके बाद एक डर सा लगा कि कभी भी कहीं भी गिर सकता है, कभी भी किसी के भी साथ हो सकता है. जो इतने सपने बुन रहे हैं हम, वो बस कोई कुछ भी डिसाइड कर लेगा और एक दिन सब खत्म हो जाएगा. ऐसा नहीं होता है. दैट वाज ड्रिवन फ्रॉम अ वेरी पर्सनल साइड ऑफ माइंड कि मुझे लगा था कि नहीं, ये नहीं है, ये अनफेयर है. I was having this discussion with my sister a few days ago, and she said me कि life is very unfair, and I was myself telling her कि no, life is not unfair. People are. Yes, exactly. So that's why I feel it very personally. Yeah, right now also the situations in the world, it's not terrifying. It's terrifying. Absolutely. Yeah. There's also this section in the book itself जहाँ पे I have written कि sensible men do not pick up on war. Yeah. Like you are educated, you're living in the 21st century and you want to fight like medieval men. So yes, I don't find it fair. I don't find the war fair at all. चाहे side कोई भी हो. Yes. When growing up in Bardhaman, how did that shape your writing? Okay. बर्धमान बहुत पीसफुल जगह है, honestly saying. ऐसे होता है ना कि लोग बड़े बड़े शहरों में जाते हैं बड़े बड़े सपने पूरे करने के लिए. बर्धमान एक छोटा शहर है. बर्धमान इज रिकॉग्नाइज्ड एज अ हम्बल स्मॉल पीसफुल टाउन. काफी लोग बर्धमान छोड़ के भाग रहे होते हैं कि यहाँ पे कुछ नहीं है. बट व्हाट आई हैव सीन इन बर्धमान ना कि बर्धमान वो शहर है जहाँ बड़े बड़े सपने पलते हैं. इन शहरों की जरूरत होती है जो आपको सिखाए टू स्टे हम्बल, टू फाइंड थिंग्स इन लाइफ. बर्धमान वो शहर है जो इट्स नॉट अडल्टरेटेड येट एंड इट्स पीसफुल टू लिव देयर. वहाँ के लोग, वहाँ का जो इतिहास रहा है, उसका उम्र, बर्धमान का उम्र और इतिहास दोनों ही कोलकाता से बहुत बड़े हैं. ये हम लोग मतलब जो लोग भी वहाँ के नेटिव्स हैं ये जानते हैं. बट बर्धमान वो भी शहर है जिसने कभी अपने बड़े होने का दिखावा नहीं किया. दिस इज व्हाई पीपल आर लाइक कि अच्छा वहाँ क्या है. तो आई टेल पीपल कि यहाँ ये घूमने की जगह नहीं है, ये रहने की जगह है. दिस इज वेयर यू लिव. दिस इज हाउ लाइफ शुड बी. हम लोग ऐसे रिलेशनशिप्स में भी अक्सर सोचते हैं ना कि रश है जब तक तभी तक प्यार है. बट बर्धमान वो शहर है जहाँ ठहराव है, जो वो पीसफुल स्टेट होता है किसी भी रिलेशनशिप का. एंड मेरी पर्सनालिटी में भी a lot of people tell me and I have felt it myself कि कुछ एक रिफ्लेक्शन रहता है. जिस शहर में आप रहते हो आपकी पर्सनालिटी में वो शहर रिफ्लेक्ट कर रहा होता है. एंड देयर इज ऑलवेज दिस कॉमन पॉइंट जो हर बर्धमान वासी में है. 100%. वो चीज आप में भी दिखती है. लाइक भाई उस पे या इट डज. ओके.
तो इट्स लाइक कि हाँ, वर्धमान में रहना, वर्धमान के लोगों से मिलना, रोज वर्धमान में हमारा जो जहाँ से आई हैव मास्टर्ड, तो दैट्स लाइक people can't imagine having the idea कि वो वहाँ enroll हो गए हैं, the Gulab Bagh campus. There were people coming from all over West Bengal, from Mednipur, from यहाँ वहाँ and everywhere. They're like कि भाई আমি বোঝাতে পারবো না, I'm so happy that I have got selected in the campus. तो एक ऐसा culture जो, और फिर वो culture आपसे कभी नहीं बोल रहा कि हाँ मैं बहुत बड़ा हूँ. Exactly. So being big and not showing it off. So I think that is something I will carry from my town always. जैसे people कहते हैं ना कि never forget your roots. So I'll never forget this about my roots, to be big enough and to be humble as much as that. That's so sweet, ma'am. And ma'am, being from there, वहाँ पे तो फिर आपका जो performance poetry है, how did that came into the scene, or where was the emerging of that? Where was the emerging of that? Okay. So as a writer, you know, what we crave for is people who read the books. Yeah. People who can read me right now. And I was writing on topics जो fiction नहीं है. Fiction का एक है ना कि वो timeless है, आप कभी भी पढ़ो, पढ़ सकते हो. But when you're writing non-fiction, you want people to hear it right now, because आपने किसी current trend के लिए लिखा है, किसी current event के लिए लिखा है, and you can't always tweet. आपने एक 1500 words की कुछ लिखा है, and you can't just put it into 150 words letters all of a sudden. वो नहीं होता, possible नहीं होता. So yes, there was this I don't know frustration in me कि कब होगा वो टाइम कि मैं लिखूंगी and लोग पढ़ेंगे, मैं लिखूंगी and लोगों को वो उस वक्त पता चलेगा. तो performance poetry came into the scene. I have this senior of mine, college senior, Sharvajit Chaudhary. So he is a writer as well, and Bhaiya was doing too well when it comes to performance poetry. And हमेशा लोगों को देखना कि हाँ, I have seen writers going on stage, going on big stages and performing there, but कभी खुद को वहाँ से relate नहीं कर पाई थी कि हाँ कर सकते हैं, करना चाहिए. But then I saw Dada doing that same thing, and I was like, okay, why I'm not doing this? मुझको लगा कि why am I not doing this thing? तो उस वक्त लगा कि no, I should try. And then I procrastinated that performance thing as long as कि मेरा birthday आ गया था. And I was like, मैंने अभी तक इस साल ऐसा कुछ खास किया नहीं है. I have nothing to be proud about. I was like, no, I have to do something. I would do performance poetry. So I went to this place in Kolkata, the Talent Cellar बोल के एक open mic stage है. They do it so well. इतना अच्छा लगता है, इतना welcoming environment है. And when you can see in the eyes of the audience, जब आपके वर्ड्स उनको पियर्स कर रहे होते हैं, उनको समझ आ रहा होता है कि यस ये हो रहा है ना. तो कभी रोमांटिक पीसेस रहते हैं मेरे, कभी कुछ सोशल सटायरिक पीसेस रहते हैं. जब सटायरिक पीसेस रहते हैं तो पूरा साइलेंस रहता है, एंड देन दैट अपलॉड. जब रोमांटिक पीसेस रहते हैं तो बीच बीच में वाह रहती है, एंड देन दैट हैप्पीनेस. तो भाई बहुत कुछ सीख रहे हैं, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, जो कि परफॉर्मेंस पोएट्री करने से समझ में आ रहा है कि हाउ कैन आई कनेक्ट विथ माय ऑडियंसेस मोर. सो दैट इज एन अपॉर्चुनिटी राइट नाउ. या मैम, और मैम काफी लोगों के लिए जो बोल्ड फेमिनिज्म पोएट्री होती है, दे आर अनकंफर्टेबल विद इट. सो आप उनको क्या कहना चाहते हैं? एज आई सेड, इट्स अ प्री हिस्टोरिक प्रोग्रामिंग for them. तो अगर आपको कोई चीज बचपन से ABCD सिखाई गई है तो it's not easy to forget that. तो फेमिनिज्म बोल्ड इसलिए लगता है, फेमिनिज्म इरेशनल इसलिए लगता है क्योंकि कुछ लोगों को women irrational लगते हैं, एंड कुछ लोगों को equal rights समझ में नहीं आता. Though they have a very big vocabulary, but उन्हें equal rights का meaning समझ में नहीं आता. So as long as that goes on, कुछ अगर systematic programming है, बदलने में वक्त तो लगेगा. Absolutely. Yes. According to you, ma'am, what is the biggest loophole of the society? The loophole. Okay. So the loophole would be, as I said, कि लोग अभी detachment में बहुत ज़्यादा मानते हैं, right? लोग और एक चीज़ बहुत ज़्यादा मानते हैं, right person, wrong time. Yeah, absolutely. Like random days पे रील scroll करते हुए भी ये चीजें आ ही जाती है. बहुत ज़्यादा. And I feel कि there is ये concept है, हमारे लिए वो राइट पर्सन रॉन्ग टाइम लगता है. हमें लगता है कि काश वो पहले आ गया होता, या
let's not connect it just with the person, let's connect it with opportunities. तो मुझे लगता है कि काश ये opportunity पहले मिल गई होती. But I really believe कि we don't find things in life unless we are really prepared to find it. Absolutely. Universe won't give you until you are ready for it. Universe won't give you something you need at a time you can't handle it. आप नहीं हो उतने मैच्योर अभी. The universe is not giving it to you क्योंकि आप भले ही उस चीज को मांग रहे हो, but it takes time for you to become उतना अच्छा कि आप उसे संभाल सको. एंड गवाने से अच्छा है थोड़ी देर से आए, पर जब आए तो वक्त लेके आए साथ में रहने के लिए. तो बस सही है. मुझे यही लगता है कि लूप होल यही है लोगों का, उनकी मेंटालिटी में है कि गलत वक्त पे आया, बाद में आया. अगर हम लोग सोचे कि सही वक्त पे आया तो हम सही डिसीजंस ले पाएंगे. एज आई सेड ना कि आप पूछ रहे थे ना कि कलयुग क्या सच में एक एक्सक्यूज है, ये भी तो एक एक्सक्यूज है कि रॉन्ग टाइम पे आया. हमारे में उतना गट्स नहीं था कि हम उस चीज के लिए उस वक्त वो स्टेप ले सके या वो डिसीजन ले सके या उस चीज को हैंडल कर सके. या तो आई थिंक कि हमें पहले खुद से पूछना चाहिए कि आर वी प्रिपेयर टू बी द राइट पर्सन फॉर दैट राइट थिंग और राइट अदर पर्सन. यस. और मैम अगर एक मैसेज हो जो आप चाहते हैं अपने रीडर्स या व्यूअर्स को देना, व्हाट वुड दैट बी? रीडर्स और व्यूअर्स को मैसेज, ओके, कहना चाहूँगी कि नाउ दैट आई हैव स्पोकन सो मेनी थिंग्स अबाउट माय पर्सनल लाइफ एज वेल, तो कहना चाहूँगी कि मेरी मम्मी की एक बहुत खूबसूरत सा थॉट रहा है मेरी मम्मी का कि कोई चीज़ सड़ जाती है तो उसका महक बहुत दूर तक जाता है, पर जो खूबसूरत चीज़ होती है उसका महक उसी में रहता है. तो व्हाट शी इज ट्राइंग टू से ना कि बुरी चीज़ें ज़्यादा नहीं है, कम है, उसका महक ज्यादा है, उसका जो ओडर कहते हैं या गंध कहते हैं उसे, वो गंध ज्यादा है. जो खूबसूरत चीजें जैसे फ्लावर्स है, वो देयर आर गार्डन्स ऑफ फ्लावर्स. हर गली नुक्कड़ में फ्लावर्स मिल रहे होते हैं, अच्छे लोग मिल रहे होते हैं, बट वो एक बैड एक्सपीरियंस को लेके हम इतना ओवर थिंक करते हैं, इतना उससे अटैच रहते हैं कि हम हमेशा सही इंसान के साथ डिटैच रहते हैं. तो one message which I would like my readers to reconsider is कि pick the right things, reconsider your life. आपके साथ जो जिंदगी में हो रहा है जरूरी नहीं दूसरे इंसान के साथ exactly सेम चीज हुई हो, और अगर हुई भी हो तो उसका रिस्पॉन्स और आपका रिस्पॉन्स सेम हो ये जरूरी नहीं. तो अगर आपके लाइफ में कुछ हो रहा है तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसे एक फ्रेश नजरिए से देखो. गिव एवरीथिंग एंड एवरीवन अ फ्रेश चांस. जिसने जो गलती की वो उसका बात था, वो पास्ट के साथ निकल गया. आई थिंक वी ऑल नीड टू गिव आवरसेल्व्स एंड दिस युगा, कलयुगा, अ फ्रेश चांस एंड अ फ्रेश पर्सपेक्टिव, ताकि हम लोग खुशी खुशी जी सकें. Yes, that's amazing, ma'am. And thank you so much for joining us today and sharing your insights, ma'am. It's my pleasure to have you here and talk about real problems, actually, I can say. Yes. And for society, the bold topic, to talk on the bold topic. Thank you so much. Thank you. And until next time. Sure. Yeah.